वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमातुल मुबारक 21 शव्वाल मुकर्रम 1444 हिजरी मई के 12 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अजील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। भाई क्या सुबह सुबह क्या जबरदस्त गाना सुना दिया, सिराज औरंगाबादी का खूबसूरत कलाम, खबरे तहय्युर इश्क सुन। यार बली सेठी छा गया वैसे इसमें, लेकिन बहरहाल जी चलें जी, दैट्स ग्रेट। भाई काफी दिनों बाद वैसे आज ये मैंने सुना गाना और मैं यही सोच रहा था कि मैंने इतने दिनों बाद क्यों सुना। व्हाट हैज हैपेंड दैट for the past so many weeks and maybe months in my car I haven't heard this song. I should. All right, चलें जी, ग्रेट। इस वक्त तो खैर कुछ भी सुनना बड़ा मुश्किल है बिकॉज जनरली हम किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विस के थ्रू म्यूजिक सुन रहे होते थे आजकल, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ वो जिंदगी भी क्या जिंदगी थी जब मोबाइल इंटरनेट चला करता था और हर जगह आप कुछ भी देख सकते थे। आप जगह जगह वाईफाई ढूंढते फिरते हैं। There are so many things in life that we take for granted, right? और हाय जब वो चीजें नहीं होती तो फिर कितनी याद आती हैं। तो आइंदा कभी भी आप इसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट। अगर आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। वैसे तो आपको पता है कि पाकिस्तान में ट्विटर पे इस वक्त बैन लगा हुआ है और वीपीएन इस्तेमाल करना गैर कानूनी है, लेकिन जाहिर है अगर आप पाकिस्तान से बाहर कहीं बैठे हुए हैं, मुझे पता है इस वक्त हम पाकिस्तानी वर्चुअली दुनिया के हर कोने में बैठे हुए हैं। कोई आइसलैंड से आ रहा है, कोई मोल्डोवा से आ रहा है, कोई रोमानिया से लॉग इन कर रहा है पाकिस्तानी, कोई अमेरिका से, या हमारी फेवरेट डेस्टिनेशन जापान, कल तो जापान से भी लॉग इन हुआ, नेदरलैंड्स, यस। तो हम पाकिस्तानी पता नहीं कहाँ कहाँ से इस वक्त जो है ना वो लॉग इन कर रहे हैं। तो अगर आप उनमें से कई जगहों से लॉग इन कर रहे हैं तो फिर आप प्रोग्राम में ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हैश सनराइज विद अदील, दैट इज आवर ट्रेंड जो हम लोग हैशटैग इस्तेमाल करते हैं अपने शो में, यू नो दैट प्रीटी वेल। ऑलराइट, चले जी, बाकी क्या सीन है? बाकी ये सीन है कि मैं देख लेता हूँ एक सेकंड, कोई व्हाट्सएप पे मेरे पास कोई हैश सनराइज विद अदील वाला कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, नहीं आया, जरा इसको भी हम देख लेते हैं। ओके, लोन शमीम साहब का मैसेज कल का एक आया हुआ है। सर कैन यू एक्सप्लेन हीरो किसको कहते हैं? अगर कोई कंट्री कोई वर्ल्ड कप दिलाता है और आम आदमी का हक के लिए लड़ता है और कोई करप्शन के केस है और बहुत फेमस है थ्रू कंट्री, आम आदमी का क्या होगा? हीरो की कोई वैल्यू नहीं है। सोचो पाकिस्तान से, पता नहीं। खैर, ये हमारे दोस्त मकबूजा कश्मीर में एक्चुअली प्रोग्राम सुनते हैं, लोन शमीम साहब जो हैं, और आई एम प्रीटी श्योर के मकबूजा कश्मीर वाले जो लोग हैं वो बड़े बेचारे परेशान हैं आजकल। और पाकिस्तान के हालात को देखते हुए हम तो ज़ाहिर हैं ही परेशान, लेकिन वहाँ के लोग जो है ना वो हमसे ज़्यादा अक्सर मुझे लगता है कि अरे ज़बरदस्त, क्या कह सकते हैं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है? 7:13 हो चुके हैं। सो प्रोग्राम में आगे चल के नेचुरली बहुत सारी बातें जो है वो हम करेंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तानी सियासत का जिक्र तो होना है नेचुरली। कल एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, इमरान खान साहब को वक्ती रिलीफ मिल गया है, वक्ती रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट में कल एक बहुत ही ड्रामेटिक दिन था, शदीद ड्रामेटिक दिन था, और मैं इतना कल बिजी था और जाहिर है मोबाइल इंटरनेट चल नहीं रहे थे कि मुझे इस ड्रामेटिक सिचुएशन को फॉलो करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। यानी मैं ऑनेस्टली जब मैं तकरीबन कोई 6:30 बजे के करीब घर आया तब मुझे आके, बल्कि 6:30 पौने 7 के करीब घर आया तब मुझे आके पता चला कि खान साहब को जो है वो रिहाई मिल गई है। उनकी गिरफ्तारी, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उससे बढ़कर ISPR जो है वो कानूनी करार दे चुका था, उसको पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया ने जो है वो गैर कानूनी करार दिया। तो मुझे तो ऑनेस्टली पता भी नहीं था। घर आके अहमद ने मुझे बताया, बाबा ऐसा हो गया। मैंने कहा ये क्या सीन यार। यानी वाकई अगर मोबाइल ना हो आपके पास तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान में न्यूज FM चैनल की कितनी कमी है यार। पाकिस्तान में सारे के सारे FM चैनल आप लगाएं, 8-9 चैनल, हर जगह गाने ही आ रहे होते हैं यार। नहीं, दैट्स नॉट ऑन मैन। कोई ना कोई एक फुल टाइम न्यूज चैनल भी पाकिस्तान में जो है ना वो FM बेस्ड होना चाहिए था, बट दैट इज नॉट हैपनिंग। क्या कर सकते हैं हम। बहरहाल चलें जी, 7:15 होने वाले हैं। अभी कोई मेरे पास ब्रेक तो 7:15 पे मैं चेक कर लूँ है या नहीं हैगा तो फिर चला लेंगे। नहीं, वी डोंट हैव एनी ब्रेक, सो वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अ सॉन्ग इन अ बिट। सो या
पॉलिटिक्स की तो बात होगी. अभी भी इंटरनेशनल वेबसाइट पे भी मैं जा रहा हूँ तो इमरान खान साहब की तस्वीर, मुझे कल की जो उनकी तस्वीर आई है सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने एक धमाका खेज एंट्री मारी, वो इस वक्त दुनिया भर के मीडिया के फ्रंट पेजेस पे जो है वो नजर आ रही है. प्रोग्राम में आज हम आगे चल के तुर्की के इलेक्शन के हवाले तफसील से बात करेंगे. ठीक है जी, बिकॉज आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पंजाब में और तुर्की में एक ही दिन इलेक्शन होने वाले थे. हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में आइन की वायलेशन की गई है, जिसकी वजह से लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान का अगर इस हफ्ते तो खैर चलें, काफी हमने खून खराबा देख लिया सियासी तौर से, अगर ये एक टर्बुलेंट वीक गुजरा, कहते हैं जी आने वाला वीक जो है वो इससे ज्यादा टर्बुलेंट हो सकता है. बिकॉज वो जो एक ख्याल यही यार, एक सोच ऐसी है कि वो सुप्रीम कोर्ट इज वेटिंग फॉर द 14th ऑफ मई और हुकुम अदूली उनकी ऑफिशियली 14 मई का जब सूरज तुलू होगा और पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे होंगे, यानी पंजाब में इलेक्शन नहीं हो रहे होंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जो है वो वायलेशन हुई होगी और पाकिस्तान का आइन इफेक्टिवली जो है उसको वायलेट किया गया होगा. तो कहते हैं ये हैं कि जी या तो इतवार को ही कोर्ट लगाई जा सकती है या फिर मंडे से जो है वो फिर एक नई कार्रवाई जो है वो शुरू होने वाली है और देखते हैं जी उसका क्या जो है वो असर रहेगा. तो ये टर्बुलेंस इन द पाकिस्तानी इन्वायरमेंट, ये जिसे कहना चाहिए कि एक खामोशी से पहले बहुत बड़ा तूफान है जो कि पाकिस्तान में, बिकॉज इवेंचुअली तो खामोशी आनी है ना, आई मीन सम फॉर्म ऑफ खामोशी तो आनी है. लेकिन जिसे कहते हैं कि वो तूफान उससे पहले एक चल रहा है और देखते हैं कि इसका मंतकी अंजाम जो है वो क्या होता है. रहमान खिलजी साहब ने अपनी अटेंडेंस लगा दी है प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. और या आई थिंक हमारी पब्लिक भी अब उस हैशटैग अब मेंटली शायद तैयार हो गई है कि हैशटैग हम यूज नहीं कर रहे हैं. ठीक हो गया, चलो जी कोई बात नहीं. और क्या सीन है, और ये सीन है यार, बट यू गाइस कैन व्हाट्सएप मी. खुदा की कसम मैं आई एम फीलिंग वेरी लोनली, नोबडी, आई मीन आई जस्ट फील लाइक नोबडी इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ यार. तो जस्ट कनेक्ट विद मी थ्रू सम फॉर्म. इन लोगों ने कोई इलीगल नहीं, सॉरी, इन लोगों ने कोई, इन जालिमों ने कोई लीगल रास्ता छोड़ा है इंटरेक्ट करने का, लाइक व्हाट्सएप के अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अदर देन व्हाट्सएप, आई थिंक इंस्टाग्राम रह गया है. सो अब सारा टाइम इंस्टा लाइव पे तो मैं बैठ नहीं सकता यार, वो भी एक हर वक्त अपने आप को मोहतात है. 1 घंटा पहले इंस्टा लाइव पे आके मैं बैठ जाऊंगा, आप लोग भी कहेंगे क्या अपनी 2 घंटे शक्ल दिखाई है, 7 ने पौने 2 घंटे. सो चलें जी, कोई भी आपको पार्टिसिपेट करना है, जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एंड ऑल, तो वो मुझे टैग कर सकते हैं विद द मैसेज एंड ऑल, बिकॉज या आई थिंक जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों की मौजूदगी तो इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाती है, वरना इस नाचीज की जो है ना वो औकात क्या है. चलें जी, आगे चल के हम ट्विटर के हवाले से भी बात करेंगे. ट्विटर की नई सीईओ जो है वो अपॉइंट होने वाली है. इलॉन मस्क ने जो है वो ये ऐलान कर दिया है दैट ही हैज अपॉइंटेड अ न्यू ट्विटर बॉस, बट ही स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ नेमिंग हर. इसका मतलब है कि खातून जो है वो ट्विटर को हेड करने वाली हैं, लेकिन मार्केट का ख्याल जो है वो एक पर्टिकुलर खातून के हवाले से है. पाकिस्तानी रुपये की किस बदकिस्मती के से भी बात करेंगे. कल पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है वो 300 रुपए का रुपया टच हुआ, इवन दो थोड़ा सा वो वापस आके गालबन कोई इंटरवेंशन हुई है सरकारी सतह पे, जिसकी वजह से रुपया ने एक रिवर्स गियर जो है वो वहां से लगाया है. लेकिन जो कबाड़ा था वो हो गया. यानी मैं तो सोच के भी हंसी आती है कि एक मौसूफ जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज से उतर कर आए थे और उन्होंने कहा था कि रुपये की असल वैल्यू तो कोई 200 से कम है. कहते ये हैं कि 180 के नंबर की वो बात करते थे, 300 पे पहुंच चुका है ये. और अब तो इस शख्स की, इस आदमी की मजाल देखें कि इसने IMF को कल ये बात बोल दी कि अगर तुम्हें मुआहदा करना है तो फिर करो, नहीं करना तो फिर ना करो. यानी खुदा की कसम ऐसा लग रहा है IMF ना कासा लेकर इसहाक डार के दरवाजे पे खड़ा हुआ है, खुदा के लिए पैसे ले लो हमसे. और इसहाक डार जो है ना वो दरवाजा बंद करके, वो आते ना बेचारे बैंक के सेल्समैन आ रहे होते हैं, सर कार्ड ले लें, कार्ड ले लें. IMF खड़ा हुआ है दरवाजे पे इसहाक डार के, डार साहब को पैसे ले लें, हमसे पैसे ले लें. इसहाक डार कह रहा है नहीं चाहिए पैसे मुझे. यानी मुल्क की वाट लग गई है. डिफॉल्ट अब मेरे ख्याल से इतनी सर्टेनिटी, कल भी हम इस पे बात कर रहे थे, इतनी सर्टेनिटी डिफॉल्ट की कभी भी नहीं थी जितनी अभी है. लेकिन हमारे इसहाक डार साहब के जो एटीट्यूड है उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा. नेचुरली इट्स सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है, हर जगह इनको डिसअपॉइंटमेंट उठानी पड़ रही है, हर जगह फेलियर्स का मुंह देख रहे हैं. तो इंसान का मिजाज हमें हमारी आम जिंदगी में भी होता है ना, ऑफिस में बुरे दिन होते हैं, ऑफिस में कुछ इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर हमारा मूड खराब हो जाता है और चिड़चिड़ापन एक तबीयत में आ जाता है. तो आप देखें डार जब भी बोल रहा होता है, कहीं पे बात कर रहा होता है, उसकी तबीयत में एक चिड़चिड़ापन आपको जो है वो नजर आ रहा है. बिकॉज जाहिर है उनका जो एक फेक एक इंप्रेशन क्रिएट किया गया था दैट ही इज दी मैन. आई मीन रिमेंबर दोस ट्वीट्स फ्रॉम शाजेब गीलानी,
आदिल 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 शाहजेब, क्या नाम था उसका, जो वो डॉन न्यूज वाले हैं, एंड देन सलीम साफी, नसीम जहरा एंड ऑल, जिन्होंने एक क्रिएट किया था कि बस भागो सुंडियां भागो, बुलडॉग आया. रिमेंबर वो एक ऐड आता था, तो वो इसहाक डार साहब आए और आप देखिए तबाही जो है वो माशाल्लाह दुगनी क्या तिगनी हो गई है. सो चलें जी, अब क्या कह सकते हैं, ऐसा करते हैं, आपको हम ऐसा करते हैं कि मैं भी थोड़ा सा जज्बाती हो रहा हूँ, तो मैं भी एक ब्रेक लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक गाना सुनता हूँ और आपको भी सुनाता हूँ, बल्कि मैं खुद क्या सुनूंगा. प्लेलिस्ट में देख रहा हूँ, वाजिबी सी प्लेलिस्ट है, इससे अच्छे गाने चुन के जो है वो निकालने पड़ेंगे. सो क्या किया जा सकता है. ये गाना काफी आजकल प्लेलिस्ट में आ रहा है, लेकिन इस गाने का मसला है कि बहुत छोटा गाना है ये. मैं स्टार्ट करता हूँ और ये खत्म हो जाता है, बट आई एम एक्चुअली लिसनिंग टू दिस सॉन्ग अ लॉट दीस डेज. सो आइए मैं आपको फिर से सुनाता हूँ. और माशाल्लाह जी, आप लोग के मैसेजेस मेरे पास आने शुरू हो गए, जिससे मुझे अंदाजा ये हो रहा है मुझे लोगों ने टैग भी करना शुरू कर दिया चीज़ों के साथ, तो ठीक हो गया जी. या तो पहले ये जरा मुख्तसर गाना सुन लेते हैं, फिर जरा आप लोग के मैसेजेस पे भी नजर डालते हैं. जो लोग कानूनी लीगल तरीके से मुझे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, बिकॉज मैं कह रहा हूँ ना, जालिमों ने व्हाट्सएप तो चलो छोड़ ही दिया है, तो अब ऐसा करते हैं, नहीं यार ऐड नहीं है अपना. हमारे इंजीनियर बाबू भी कह रहे हैं, आदिल भाई गाना क्यों लगा रहे हैं, ऐड क्यों नहीं लगा रहे हैं, बिकॉज ऐड है नहीं 7:45 से पहले तक. तो इजाजत है अपना इंजीनियर बाबू गाना लगाने की, आप ही लगा दीजिए ये वाला गाना, ताकि मुझे इत्मीनान और सुकून हो जाए. देखते हैं इंजीनियर बाबू रिस्पॉन्ड करते हैं, मेरी कॉल पे लबैक देते हैं. अभी तक तो नहीं, हाँ कर दिया, बता आप लगा दें बस. ये गाना हमारे इंजीनियर बाबू ने लगाया इस वक्त. एंजॉय करें आप. दिस इज कैफे खलील विद कहानी सुनो 2.0. मिलते हैं आपसे 2.5 मिनट के बाद. हाँ जी, खत्म भी हो गया गाना. देखें, ऐसा लगता है ये गाना अभी तो स्टार्ट हुआ था और खत्म हो गया, बिकॉज नेचुरली आई थिंक दिस इज द ओरिजिनल साउंड ट्रैक फॉर सम ड्रामा और समथिंग. बट बहरहाल कल ही हमारे साहबजादे बता रहे थे कि पता नहीं अभी भी दिस गाना इज ट्रेंडिंग है 28 नंबर आई थिंक इन यूट्यूब. या बहुत बेहतरीन जा रहा है यार. आई थिंक कोई 200 मिलियन व्यूज एंड ऑल एंड स्टफ. सो अमेजिंग, गुड फॉर द बॉय, वेरी हैप्पी फॉर हिम. एंड चलें जी, ग्रेट. और क्या मैसेजेस आप लोग शामिल करते हैं जी. अली हैदर साहब, नहीं से ट्विटर ऑफिशियली तो अभी भी बंद है. अली दमानी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. डॉक्टर नौशीन भी हमारे साथ मौजूद हैं. एंड सादात साहब कराची में मौजूद है माशाल्लाह. और यहाँ पे वैसे तो इनका इस्लामाबाद से ताल्लुक है, लेकिन कराची में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू. और हमारे दोस्त फराज इज लिसनिंग इन दोहा राइट नाउ और कह रहे हैं कल शो में बिल्कुल मजा नहीं आया. मैंने थोड़ा सा सुना, खैर आप भी इंसान हैं, काफी बुझे बुझे दिखाई दिए. जाहिर है यार, आई मीन पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं हम, और पाकिस्तान के साथ बुरा होते हुए देख रहे हैं, तो फिर दिल दुखता तो है. जाहिर है जो भी जिस नहज पे पाकिस्तान को लाके इन लोगों ने खड़ा कर दिया है, तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट तो नजर जरूर आएगा. यूसुफ नवाब साहब ने कोई वॉइस नोट भेजा है, लेकिन मैं उसको अभी सुन नहीं पा रहा, बिकॉज मेरे कानों में बड़े बड़े ये हेडसेट लगे हुए हैं, लेकिन कोई अच्छा मैसेज ही भेजा होगा. एंड फैसल मोकीद कहते हैं, माय सन इज रियली अपसेट ऑन हिज एग्जाम बीइंग कैंसल्ड टुडे एज ही हैज वर्कड रियली हार्ड फॉर देम. Now the grades will be awarded on average. Told him not to worry about the grades and all. Seriously यार, I mean कोई टेंशन नहीं है यार. तुमने सीखी, मुझे ये बताओ, जो इतनी पढ़ाई की, इससे कुछ सीखा? सीखा होगा ना. मुझे नहीं पता कौन सब्जेक्ट. फैसल, which subject you are talking about, या which subject your son is talking about? Let's say it's a science subject. So have you learned, if it's chemistry, let's say, so you know about the ionic and covalent bonds, you know about the nomenclatures, you know about the हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सीख लिया. नॉलेज बढ़ गई तुम्हारी यार, जबरदस्त. इस चीज के ऊपर जो है ना वो फोकस करो. दैट इज द बेस्ट थिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मैंने कुछ सीख लिया. अदरवाइज ये ग्रेड चरेड से क्या होता है. आई मीन ग्रेड में बेस्ट ले लूं, आता वादा मुझे जो है ना टके का कुछ भी नहीं है, तो फिर फायदा क्या हुआ. कुछ तो सब्जेक्ट को पढ़ने का फायदा क्या हुआ. जस्ट वेस्टेड योर टाइम, ट्रस्ट मी ब्रदर. सो या ठीक है जी. सब बच्चे ये बात सुन लें जो ग्रेड के पीछे भाग रहे हैं. अब वही बात है कि मैं, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक रणछोड़ दास छाछर टू मच, बट आई थिंक व्हाटएवर ही टॉक्ड इन दैट नॉवेल 3 Idiots एंड द मूवी ऑफ कोर्स रियली मेक्स सेंस यार. एट द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट, और मैं ऑनेस्टली मैं बच्चों को भी, अभी आईबीए में भी बैठा हुआ था और मैं यही कह रहा था कि यार फोकस ऑन द नॉलेज, बिकॉज आपकी आईबीए की डिग्री आपके लिए दरवाजा तो खोल देगी किसी नौकरी का, लेकिन हाउ यू आर गोइंग टू सर्वाइव in that environment, that is purely about how well do you adapt. उसमें आपकी डिग्री का कोई ताल्लुक नहीं है. How well do you adapt to that culture, to that organization? How fast you are willing to learn about the practices of that company? I mean, I know some friends of mine who got their first job as few of the top brands in the world, few of the top companies in the world. These guys could not survive. I mean, वाजबी सी नौकरियां, वाजबी सी हमारे जैसे करियर्स उन लोगों के हुए. लेकिन they started off pretty well because they just could not
अडेप्ट देमसेल्फ वेल. सो इस चीज पे याद रखना बच्चों, शाबाश. एनीवे जी, न्यू वे टू पार्टिसिपेट इन योर शो. अभी मुझे ये मत बोल देना कि लिंक्डइन से पार्टिसिपेट करा लें. वैसे ये भी हो सकता है कि लिंक्डइन से पार्टिसिपेट करें शो में. हो सकता है. डॉक्टर फरा कहती हैं गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. अताउर रहमान साहब, सर आपका कल मैसेज मैंने नहीं पढ़ा. नाराज ना हो जाया करें सर, आपके मैसेजेस में कुछ नाराजगी मुझे नजर आ रही होती है. सो ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह आपके मैसेजेस बड़े रेगुलर पढ़ते हैं. एक दिन अगर मिस हो गया तो मुझे अगर कोई भी माफी का तरीका तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपसे वैसे माफी मांग लेता हूँ. लेकिन बहरहाल कल मैं आपका मैसेज शामिल नहीं कर पाया, जिसके लिए मैं काफी माजरत ख्वाह. भाई ख्वाजा साहब को कोई बता दे, ख्वाजा हमीद साहब को, कि आज रेडियो प्रोग्राम हो रहा है यार. ख्वाजा साहब ने तो सुना ही नहीं अभी तक. रहमान खिलजी साहब का मैसेज कहते हैं यू आर बीइंग हर्ड लाउड एंड क्लियर इन इंडिपेंडेंट बागीचा ऑफ खिलजी हाउस. क्या बात है सर, जबरदस्त. नाश्ता चल रहा है आपका, फिर अंडा शंडा खा रहे हैं आप शो सुनते हुए बागीचे में बैठे हुए. देन वी हैव गॉट जावेद साहब ने बहुत सारी खबरें शेयर की हैं. हाँ जी बिल्कुल, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कल अपने इंटरेस्ट रेट में एक बार फिर से इजाफा किया है. 12वीं दफा बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट में जो है वो इजाफा किया है. और उनके कंट्रोल में नहीं आ रही है इन्फ्लेशन. जिस तरह अमेरिकन कुछ इन्फ्लेशन वगैरह अपनी कंट्रोल करने में कामयाब हुए, बरतानिया के जो है ना, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उसके हाथ में इन्फ्लेशन अभी उसकी जो है ना वो लगाम नहीं आ पा रही है. और जो उनके लिए बड़ी परेशानी की बात है. और आपको पता है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो वहाँ पे इन्फ्लेशन का और ये इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट बरतानवी इकोनॉमी में काफी जोरदार तरीके से जो है वो फील किया जा रहा है. कहते हैं जी G20 कंट्रीज और G7 कंट्रीज की बात करें तो उसमें इट इज गोइंग टू बी द स्लोएस्ट ग्रोइंग. इन फैक्ट देयर आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इकोनॉमी इवन कॉन्ट्रैक्टिंग. Alright, चलें जी. Thailand's young voters spearhead earth-shaking calls for change in military-dominated kingdom. थाईलैंड में भी इलेक्शंस और बल्कि कोशिश करते हैं, चलें ऐसा करते हैं कि थाईलैंड के हवाले से हम जरा बात करेंगे. बिकॉज मैं थाईलैंड के जो हालात थोड़े से देख रहा हूँ आजकल, मुझे उसमें पाकिस्तान के हालात से जो है ना वो काफी मुमासलत नजर आ रही है. तो फिर कोशिश यही करेंगे कि हम दो आज इलेक्शंस पे बात करेंगे आगे चल के. जब हमारे 8 बजे के बाद वाला जब प्रोग्राम होगा उसमें हम तुर्की के इलेक्शन पे नजर डालेंगे. क्रिश दारोगलू नहीं कहना मैं, किलिच दारोगलू साहब, उन पे थोड़ा सा जरा हम प्रोफाइल करेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा. और उर्दवान साहब के क्या चांसेस हैं. मुझे पता है कि पाकिस्तान में लोग बहुत क्लोजली तुर्की के इन इलेक्शंस को जो है वो देख रहे हैं. बिकॉज उर्दवान साहब के बारे में मैं अक्सर मजाक में ये कहता हूँ कि वो उतने तुर्की में पॉपुलर नहीं है जितने पाकिस्तान में पॉपुलर है. और इसके अलावा हम कुछ थाईलैंड के इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे. तो वहाँ का भी कुछ पॉलिटिकल लैंडस्केप आपको बताने की कोशिश की जाएगी. अगर मैं भूल रहा हूँ तो मुझे याद दिला दीजिएगा प्लीज, अगर मैं भूलने लगा हूँ. दूसरी ये चीज़ है दैट राना, थैंक यू सो मच एज ऑलवेज. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द मैसेज एंड टू द शो एंड पार्टिसिपेटिंग. कलीम हैदर साहब कहते हैं आदिल भाई, इज CPI ऑफ एवरी सेक्टर डिफरेंट लाइक एजुकेशन सेक्टर, व्हाट इज द फॉर्म? ओ नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. CPI एक मखसूस CPI होता है. हर एक का कोई CPI नहीं होता. एक मखसूस CPI होता है. ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है इसको मेजर कर रहा होता है. ज़ाहिर है आपकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है और जितने इदारे होते हैं, जो रेलेवेंट इदारे होते हैं, वो मिल के इस बास्केट को जो है वो बना रहे होते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें CPI में डालनी है और क्या क्या चीज़ें CPI में नहीं डालनी. इसलिए जो CPI का नंबर आता है वो एक मखसूस बास्केट ऑफ गुड्स का होता है. इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मेरा इन्फ्लेशन आपके इन्फ्लेशन से डिफरेंट होगा. ऐसा ही है ना. बिकॉज अगर फर्ज करें कि मैं जो हूँ वो खाना सिर्फ महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाता हूँ और महंगे रेस्टोरेंट में खाना जो है वो काफी महंगा हो जाता है. लेट्स से दे इंक्रीज देयर प्राइस बाय 50%. सो मेरे लिए इन्फ्लेशन लेट्स से एज फार एज द फूड इज कंसर्न्ड 50%. बट आपको पता है जो छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं बेचारे, वो जरा अपने मार्जिन कट कर लेते हैं. बिकॉज वो मैं सिर्फ छोटे रेस्टोरेंट में जाके रोजाना दाल चावल खाता हूँ या दाल रोटी जाकर खाकर आता हूँ, तो फिर मेरी इन्फ्लेशन वुड बी डिफरेंट. वो 30% से अपनी प्राइस बढ़ा रहे हैं. वो वैसे तो हर जगह बहुत महंगा हो गया है खाना अब, लेकिन तो द इन्फ्लेशन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लेकिन ज़ाहिर है आपको ही पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के लिए 24 करोड़ इंडेक्स तो नहीं बना सकते. आपको एक मखसूस इंडेक्स बनाते हैं जो कि CPI होता है. उसमें हर एक ये चीज़ की अपनी एक वेटेज होती है, उसका अपना एक वजन होता है और उसकी बुनियाद पे आप उसकी माहाना बुनियाद पे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं. सो आप अगर फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, वहां पे आप CPI कैलकुलेशन और ये देखो, आप एक्चुअली उस बास्केट ऑफ गुड्स को देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें जो हैं वो शामिल होती हैं और किस तरह उसको जो है वो वेटेजेस जो है वो असाइन कर रहे होते हैं. सो या
आई थिंक ये है सिलसिला. और इसके अलावा हमारे पास किसका मैसेज आया है? अताउर रहमान साहब कहते हैं, सॉरी अदील भाई, इट वाज नॉट माय इंटेंशन, आई नो यू रेगुलरली इंक्लूड माय मैसेज, आई वाज नॉट श्योर अबाउट द वे ऑफ पार्टिसिपेशन. नहीं सर, बिल्कुल सर, आप यहाँ पर कोई मसला नहीं है सर, नो इश्यूज एट ऑल. एंड व्हाट एल्स, हु एल्स इज विद अस राइट नाउ? बस यही है. ठीक है जी, अभी ऐसा करते हैं कि आपको हम अली हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं. थैंक यू सो मच. हैदर अली साहब, बिल्कुल अली हैदर. ओके, गाना सुने. ब्रेक तो अभी है नहीं, तो एक गाना सुनते हैं भाई. ये एक गाना आया हुआ है, पुराना गाना आ गया, ये प्लेलिस्ट में अब आ गया है, तो फिर ये इस तरह के गाने ना फिर मुझे चलाने पड़ते हैं. ओके, दिस इज आवाज बैंड की आवाज प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं. ठीक है जी, दिस इज मैं ना मानू हार, दिल ना माने हार. एंजॉय. मिलते हैं आपसे इसके बाद. If you wish to participate in the program, तो फिर क्या बताऊं मैं आपको यार, आदत से मजबूर हूं मैं ये बोलना चाह रहा था बात, लेकिन क्योंकि ट्विटर तो आपको पता है कि बैन है पाकिस्तान में और यूज आप सब कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं उस तरीकेकार को एंडोर्स नहीं कर सकता, बिकॉज सुना वो तरीकेकार भी गैर कानूनी माना जाता है. अरे आपने देखा दुनिया भर की जो बड़ी VPN सर्विसेज हैं वो पाकिस्तानियों को फ्री सर्विसेज ऑफर कर रही हैं, प्रीमियम पैकेजेस में पाकिस्तान को प्राइसेस कम कर रही हैं, बिकॉज उनका ख्याल है कि यही मौका है, एंजॉय कर लो. मिलते हैं इस सॉन्ग के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was आवाज बैंड विद मैं ना मानू हार. वैसे इस गाने के बीच में जो ज़ाहिर है एक बड़ी डिस्टिंक्ट सी बात है, अल्लाह वल्ला वो और चुकलू बुकलू शो, टारा टारा डूम, पता नहीं आजकल के बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ये, और आप लोग वो जो हमारी एज ग्रुप के होंगे वो उसके साथ मजे से गाड़ी चलाते हुए और गाड़ी खड़ा बूम बड़ा बड़ा बूम अल्लाह वाला वो सब कर रहे होंगे. बच्चे देख रहे होंगे अपने अब्बा को क्या हो गया. आप भी उनको बोलेगा तुम भी तो साउथ कोरियन गाने सुन रहे हो, तो कुछ समझ में आता है तुम्हारे? तो बस ये कोई है लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज है सीक्रेट, और पता नहीं क्या था ये इस गाने में, लेकिन यार हम यही एंजॉय किया करते थे, मासूमियत के दौर थे. लेकिन खैर चलें जी. हाँ जी, सीन क्या हो गया? सीन ये हो गया है कि जनाबे वाला हमारे दोस्त उमैर बाबर साहब कहते हैं कि इस गाने में जो हथनी थी, क्या वो मधुबाला थी? अच्छा, अब ये मुझे नहीं पता भाई कि मधुबाला वाला जो है ना वो ये सीन थी या नहीं, लेकिन खैर. अच्छा जी, इसके अलावा जनाबे वाला और किसका मैसेज है हमारे पास? रहमान खिलजी साहब कहते हैं मैं ना मानू हार इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हॉरिजॉन्टल वर्टिकली फोर्ट राइट अपराइट डेडिकेटेड टू इमरान खान. मैं ना मानू हार याला वाला वो साउंड सो हॉरिबल नाउ. ना वैसे वाकई सीरियसली मैं भी सुनता हुआ कह रहा था यार, अभी किस चीज को एंजॉय करते थे हम यार, बट वक्त वक्त की बात होती है जानी. खैर एनीवे, और क्या सीन है अदिल भाई? ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म, गुड आइडिया वैसे यार. आपको पता है ना डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो अपना ट्विटर से जब उनको बैन कर दिया था जैक डॉर्सी ने, तो उस वक्त उन्होंने अपना एक ट्रम्प मीडिया ने अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया था, इसका नाम था ट्रूथ सोशल. तो कह रहे हैं आप भी ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पे आ जाएं. वैसे आइडिया बुरा नहीं है. शाहीन कहती है अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड शी इज वेरी हैप्पी अबाउट इमरान खान. देखिए असल तो मोमेंट ऑफ ट्रूथ आ जाना है, because अभी this relief could be entirely temporary for him, but let's see what happens today. डॉक्टर शैला का मैसेज आया है, कहती हैं हाई कोर्ट रिवर्ट तो नहीं करेगा इमरान खान वाला डिसीजन. आई मीन देखो, हाई कोर्ट कैन नॉट चेंज सुप्रीम कोर्ट डिसीजन. सुप्रीम कोर्ट ने ये कल ऐलान कर दिया कि जिस तरीके से वो जो तरीका कार इख्तियार किया गया इमरान खान को गिरफ्तार करने का, कोर्ट से अरेस्ट करने का, वो एक अच्छा बड़ी मजेदार बात ये भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में पता चली कि नैब इससे पहले ऐसी हरकत करने के ऊपर माफी मांग चुका है और उन्होंने ये बात बोली थी कि आइंदा वो ये नहीं करेंगे. अब इस पे कोई कार्रवाई होती है चेयरमैन नैब, डीजी नैब, इनके खिलाफ, ये तो खैर हमें नहीं पता. बात ये जब हम डिटेल, अभी खैर जजमेंट भी इनका आ गया है, जो ऑर्डर आ गया है इनका, उसमें कोई इस तरह की बात भी नहीं की गई है मेरे ख्याल से. उसमें से इमरान खान को यही कहा गया है कि आप जाके कल जो है वो 11 बजे कोर्ट में जाइए. मैंने सुना है आज पीटीआई वाले कोई इस्लामाबाद में कोई अपना जो है वो इज़हार यकजहती के लिए कोई 10 बजे इनका कोई प्लान बना हुआ. अल्लाह खैर करे यार, सुन के अब तो डर ही लगता है कि इंसानी जिंदा है. आपको पता है कि अब तो खून बहना शुरू हो गया, और खून एक बार रिसना शुरू हो जाए तो फिर इसको रुकना बड़ा मुश्किल होता है सिलसिला, जब तक मामलात इधर या उधर नहीं हो जाते. लेकिन जो सीन है वो ये है कि लेट्स सी, तो शैला वो दे कांट रिवर्ट द डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, बट यस आई थिंक जो हामिद खान साहब को मैं सुन रहा था, तो परसों के बाद जो भी नैब ने एक्शन लिए, परसों नहीं तरसों के बाद
वो इस वक्त सारे के सारे वॉइड हो चुके हैं, बिकॉज वो तरीकाकार जो है ना एज पर द सुप्रीम कोर्ट वो सही फॉलो नहीं किया गया. तो आज से समझ लें कि हम एक बार फिर से 8 मई पे 8 मई 9 मई 8 मई आई थिंक 8 था 9 था कब आज 12 है 9 तारीख थी 9 मई. आज हम एक बार फिर से वो 9 मई वाली स्टेज पे जो है पहुंच गए. अब क्या होता है, वैसे ही राना सनाउल्लाह बता चुके हैं कि बाहर निकलेंगे हम फिर इनको अरेस्ट कर लेंगे. उन्होंने बोला जी एक केस में तो उम्र कैद की सजा इनको होगी, जिसको आई थिंक इज टॉकिंग अबाउट द कोर कमांडर रेजिडेंस पे जो हमले वाला सिलसिला, उस पर एक बहुत जबरदस्त एक डिटेल्ड फुटेज सामने आई है दैट एक्चुअली काइंड ऑफ क्लियर्स द एंटायर एयर अबाउट दिस थिंग. लेकिन खैर एनीवे चलें जी, ये हो गई बात. तो डॉक्टर शैला, दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, द क्वेश्चंस, ऑलराइट. और क्या सीन है? ओहो यार, फलस्तीन और इजराइल के दरमियान जो है वो काफ़ी कहते हैं कि खौफनाक सिचुएशन हो गई है. बिकॉज आपको पता है कि कल पता होगा आपको कि फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल ने बमबारी की है, जिससे तकरीबन 28 अफराद जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं, और एक रॉकेट फायर हुआ है गजा से, जिससे एक इसराइली जो है वो भी मारा गया है. तो मैं 1 से 10 का हिसाब लगाता हूँ कि अगर एक कोई इसराइली मरता है तो फ़लस्तीन के 10 लोगों को मारते हैं. लेकिन अब वो रेशो भी बहुत बुरी तरह जो है वो चेंज हो चुका है, और अल्लाह रहम करे यार, ये सिलसिला भी जो है ना ख़त्म हो नहीं रहा है. हाँ राइट, ठीक है. अब व्हाट इज नेक्स्ट? कोई मैसेज नहीं है तो फिर एक और गाने की तरफ जो है वो हम बढ़ते हैं. डॉक्टर नौशीन कहती हैं आपका दिल क्या कहता है, आज क्या होगा? नहीं, मेरा दिल ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा कि आज क्या होने वाला है, क्या होगा. मैं थोड़ा सा मैं खुद इस वक्त बिल्कुल अनश्योर हूँ. आई डोंट नो, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि क्या होने वाला है. बट जो हो अल्लाह ताला बस बेहतर करे. बट चलिए जी आगे बढ़ते हैं. क्या सीन है? भाम साहब कहते हैं भाई, इज दिस योडलिंग विच इज डन in Fakhir song? Kishore Kumar was famous for yodeling in this song. This exactly wasn't yodeling. नहीं, आप कौन से in the Fakhir कौन से सॉन्ग की बात कर रहे हैं आप? बिकॉज ये जो मैना मानू हार के जो बीच में जो चीज आई है उसको आप योडलिंग तो नहीं कह सकते. योडल आपको पता है कि ये सेंट्रल यूरोपियन एक फॉर्म होती है जो वहाँ पे अक्सर जो कैटल जो लेकर जा रहे होते हैं अपने, वो योडलिंग कर रहे होते हैं स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया वगैरह इन जर्मन स्पीकिंग एरियाज में. बट तो किशोर कुमार उसको ज़ाहिर है वो उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया इन द बॉलीवुड मूवीज एंड ऑल. बट आई डोंट नो आप किस गाने की बात कर रहे हो, आप मुझे बता देंगे. इसके अलावा खिलजी साहब ने तस्वीर भी शेयर की है अपने नाश्ते की. कहते हैं आई एम ऑफिशियली लाइक spamming in your show today, but as you mentioned, here you go. Bon appétit, bon appétit à vous. आप क्या खा रहे हैं? पराठा चल रहा है आपका अंडे के साथ, जिर्दी वाला अंडा और चाय. भूख लग गई यार. चलें जी, वेरी गुड. ऑलराइट, अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक और सॉन्ग की जानिब, और मिलेंगे आपसे बल्कि नहीं, हमारे पास एक कमर्शियल ब्रेक है. वाओ, वी हैव गॉट अ कमर्शियल ब्रेक मैन. सो वो अगले 30 सेकंड में हमें कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ना है, और उसके बाद फिर जो है वो आपको हम एक गाना सुनाते हैं, और इन द मीनवाइल आई विल टेक आउट सम सॉन्ग एज वेल. लेकिन अभी ऐसा करते हैं, ब्रेक की जाने पड़ते हैं, और विल कैच यू राइट आफ्टर द सॉन्ग, और फिर वापस आके हम आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर नजर भी डालते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यार आप लोगों ने बताया नहीं, मैं पानी का बुलबुला मिस कर गया यार. आज तो फ्राइडे यार. आप बिना सीरियसली, अभी मेरे पास मैसेज आया है यार जिसमें इफ्तिखारुल हसन साहब कहते हैं इर्तिजा मिस पानी का बुलबुला. भाई वाकई किसी को मुझे जो है ना वो बताना चाहिए था. VPN specially freeze highly risky as personal information can be compromised, especially when you are using banking apps using VPN. Very important point. इसका ख्याल रखिएगा आप लोग जरूर. बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करते हुए VPN इस्तेमाल ना करें. बिल्कुल ऐसे ही है. जरीन कहते हैं भाई मेरा नाम शामिल करें. जरीन, आपका नाम मैंने शामिल कर लिया. और इसके अलावा आप लोगों का व्हाट्सएप भी कहते चल रहा है ऑन वाईफाई. मोस्ट प्रोबेबली डेटा पर तो चल नहीं रहा हमारा. नहीं, ऑफ कोर्स नहीं चल रहा. जो भी इस वक्त व्हाट्सएप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग अपने वाईफाई को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये सिलसिला चल रहा है. हसान शेख कहते हैं द सेंट दैट लिंगर्स आफ्टर नाइस रेन इज कॉल्ड द पेट्रिचोर. इसको पेट्रिकोर भी कहते हैं या पेट्रिचोर भी कहते हैं. बेसिकली इट्स नॉट दैट स्मेल दैट लिंगर्स आफ्टर द रेन, बट वो जो
मिट्टी की खुशबू जब बिल्कुल बारिश शुरू होती है और उससे जो एक महक सी उठती है उसको पेट्रोचोर कहा जाता है, बिकॉज वो उसकी एक ज़ाहिर एक बड़ा मिट्टी की खुशबू उस वक्त उठती है जब मिट्टी जनरली ड्राई होती है. यानी इसका मतलब ये कि एक खुश्की के बाद, एक खुश्क मौसम के बाद जो है वो एक ड्राई स्पेल के बाद बारिश आती है तो उसकी एक अलग खुशबू होती है. तो आपको पता है कि इस खुशबू को बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज किया जाता है. सो दैट इज कॉल्ड पेट्रिकोर या पेट्रिचोर. बट बहरहाल थैंक यू सो मच एज ऑलवेज फॉर शेयरिंग दीज फैक्ट्स विद अस. चलो जी, अब ऐसा करते हैं कि आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. ओके, क्या है जी? इमरान की गिरफ्तारी गैर कानूनी, रिहाई आज दोबारा हाई कोर्ट में पेशी. सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पुलिस लाइंस गेस्ट हाउस मुंतकिल, बनी गाला जाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है. किसी फर्द ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया तो गिरफ्तार करने का क्या मतलब? नैब ने तौहीन अदालत की. गिरफ्तारी से कबल रजिस्ट्रार से इजाजत लेनी चाहिए थी. चीफ जस्टिस के रिमार्क्स. नैब ने मुल्क को बहुत तबाह किया, कोई सबक नहीं सीखा. इस पर सियासी इंजीनियरिंग समेत कई कामों का इल्जाम लगता है. वारंट की तामील के लिए पंजाब हुकूमत को क्यों नहीं लिखा? जस्टिस अतर मिनल्ला का ये कहना है. आपको देखकर खुशी हुई, अपने सपोर्टर्स को इंतशार फैलाने से रोकें. मुझे पैगाम मिला आपके घर को भी आग लगाई जा सकती है. कलम और अल्लाह की ताकत के सिवा हमारे पास कुछ नहीं. जस्टिस बंदियाल का ये कहना है. इमरान खान का ये कहना है कि मैं गिरफ्तार था, पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार मैं कैसे हो गया? लीडर ये, जस्टिस अतर मिनल्ला कहना है, लीडर ये नहीं कह सकता कि कारकुन जो कर रहे हैं उसका वो जिम्मेदार नहीं. तहरीर फैसले में ये कहा गया है कि इस फैसले से अल कादिर केस की तफ्तीश मुतासिर नहीं होगी. ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं. वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना है कि हालात का तकाजा हुआ तो इमरजेंसी भी मुमकिन है. वो ये कहते हैं जी, 2 वजारतों में 2 रातों में टांग ठीक, दोहरा मेयार, ऐसा क्यों? इमरान को मुबारक. ख्वाजा आसिफ का कहना. राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं? जमानत ना मिली तो इमरान दोबारा गिरफ्तार होंगे. अच्छा जी. मजीद ये कहते हैं कि जजों ने मनसब का ख्याल नहीं किया, दुनिया को मालूम हो गया लाडला कौन. इमरान को लाहौर के केस में उम्र कैद हो सकती है, गिरफ्तारियों से कोई हजीमत नहीं हुई. मरियम औरंगजेब, जिन्होंने कल जजेस के घरों को आग लगाने के हवाले से सुना है, कुछ बात की है जिसका अदालत में चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी जिक्र किया है. कहते हैं जी, अदालत मुजरिमों की पनागाहें बनी तो गिरफ्तारियां वहीं से होंगी. मरियम नवाज ने पाकिस्तान के नए कवानीन जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिख दिए हैं. IMF का पाकिस्तान को यह कहना है कि पाकिस्तान इजाफी फाइनेंसिंग का इंतजाम करे. क्रॉस. अच्छा, IMF की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, बिकॉज अभी जब ये परसों काफी हालात खराब हो गए थे तो फिर ये खबर चली थी कि जिसमें कहा गया था कि IMF ने पाकिस्तान की हुकूमत के साथ बिकॉज ऑफ द कंडीशंस एट होम मामला जो है या डिस्कशन, किसी भी तरह की जो डिस्कशन है उसको मुनक़ता कर दिया है, वो मामला जो है वो खत्म कर दिए हैं. तो हम IMF ने क्लैरिफाई कर दिया कि ना उन्होंने ऐसा किया है, ना उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई इंडिकेशन मिली है कि वो हमारा प्रोग्राम, हमारे साथ बातचीत करने में अब इंटरेस्टेड नहीं है. उन्होंने एक और बात भी ये बोली कि वो जो एक वो आप लोगों को याद होगा कि वो एक स्टूपिड सा आइडिया आया था क्रॉस सब्सिडी पेट्रोल की देने के हवाले से. वैसे मुझे लग ये रहा है कि ये मियाँ साहब अपनी हुकूमत जाने से पहले करके जाएंगे. छोटे मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ, ये करके जाएंगे ये काम, और जाहिर है जो भी हुकूमत आएगी उसको रिवर्स कर देगी और मियाँ साहब बोलेंगे, देखें जी हमने आवाम की फलाह बहबूद का काम किया था, और उंगलियां जिस तरह वो घुमा घुमा के बात करते हैं, और देखें जी उसको खत्म कर दिया बिल्कुल. सो बहरहाल तो अच्छा, अब उस पर वजीर खारजा का, हमारे वजीर खजाना का बयान जरा सुने. कहते हैं मुआहिदा करना है तो करें, नहीं करना तो नहीं करें. ओके, मजीद मुश्किल फैसले नहीं कर सकते, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा. चीन मजीद $2.4 अरब को रोल ओवर कर देगा, बजट 9 जून को पेश करेंगे. यानी इसका ऐसा लग रहा है इसहाक डार की बात सुन के कि जैसे कि IMF ने कहा है कि अपने बजट का ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया जाए, तो ऐसा लग ये रहा है कि वो बजट का ड्राफ्ट भी जो है वो शेयर करने के मूड में नहीं है. आगे बढ़ते हैं जी. शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, अली अफजल शाही, सूबाई वजीर मुबीन खिलजी समेत 2,500 से जायद PTI के अफराद गिरफ्तार हुए हैं. वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान को नजरबंद करने के बाद रिहा कर दिया गया. इसके अलावा अली मोहम्मद खान, आफ्ताब इकबाल, इमरान रियाज और दीगर भी जेर हिरासत. फौज का फ्लैग मार्च, डी चौक के करीब पुलिस से झड़पें, आंसू गैस शेलिंग. जमान पार्क में एक और पुलिस वैन नजर आतिश कर दी गई है.
इसके अलावा सुनने में आया तो थोड़ी देर पहले यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से भी पीटीआई के सुनने में आया कि ट्विटर हैंडल ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि जो उनको भी जो है वो अब अरेस्ट कर लिया गया है. शीरीन मजारी के हवाले से भी सुनने में आया है कि रात गए उनको भी जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है. और अच्छा जी, ओके, और क्या सीन है. मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ के लोगों को मुसलमान कहना भी जायज होगा. वाह, वैसे वाकई आपको पता है ना कि रिलीजन इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ यू नो हु. तो हो सकता है कि ये फतवा भी आ जाए कि एनीवन हु वोट्स फॉर तहरीक इंसाफ. आपको पता है हमारे मौलवी साहिबान का फेवरेट काम निकाह तोड़ना होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मामला अब निकाह तोड़ने की बात से आगे निकल गई है. अब सीधा का सीधा ये दीन खतरे में मुझे लग रहा है कि पीटीआई अब यही फैसला आने वाला है हमारे ये देवबंद के जो उलमा हैं इनकी जानिब से. आगे बढ़ते हैं जी. फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं. पीडीएम का आज इजलास होगा, इज्तिमाई फैसले करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के तमाम जराइम देखते हुए सहूलतकारी की. वजीर आजम से मुलाकात. पीटीआई कारकुनों के इदारों पर हमलों की मजम्मत. ओके जी. इसके अलावा सहाफी ने इमरान खान से यह पूछा कि क्या नैब के अलावा कोई और भी मिला. इमरान खान ने उसमें मानी खेज मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया नहीं. ऑलराइट, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही एक नई ऑडियो जो है वो बिल्कुल टाइम पे रिलीज की गई है, जिसमें इमरान खान और मुसर्रत चीमा जो हैं, जो कि पीटीआई की सीनियर रहनुमा हैं, उनकी मुसर्रत जमशेद चीमा, उनकी साथ मुबैना ऑडियो लीक की गई है. और इसमें जाहिर है बड़ी कुछ सवालात हैं इस ऑडियो के हवाले से, जिसमें उसके ऊपर टाइटल अगर आप देखें, आपको पता है एक मखसूस टेम्पलेट में ये रिलीज हुई होती है. एक जो वॉइस जो उसमें जो लाइंस होती हैं, ऑडियो की लाइंस होती हैं, वो होती हैं ग्रीन कलर का बैकग्राउंड मैट्रिक्स स्टाइल होता है. एक तरफ तस्वीर, यानी कि दो तस्वीरें लगी हुई होती हैं, दो लोग जो आपस में बात कर रहे होते हैं, और आमतौर से उसको एक टाइटल दिया जाता है. तो उस तस्वीर को जो टाइटल दिया गया है वो इमरान खान और जस्टिस बंदियाल का गठजोड़, इस तरह को लिखा हुआ है. और 9 मई की तारीख लिखी हुई है, यानी वो तारीख जब इमरान खान से ज़ाहिर है उनका मोबाइल छीन लिया गया था एंड ऑल. और बजाय सुनने से लग रहा है कि ये कॉल एक लैंडलाइन से की गई, जो भी है सिलसिला, कॉल ये हो गई है. तो ये अभी तक कुछ जरा समझ में आ नहीं रहा है कि ये कॉल हुई क्या. अच्छा जी, पाकिस्तानी रुपये के साथ जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है वो जारी है जी. कल डॉलर जो है वो 8.78 रुपए इजाफे के साथ 299 का हो गया. पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी जो है वो कमी हुई है. ज़खायर एक माह से कम अदायगी के लिए काफ़ी सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, माहिरीन का ये कहना है. ओके, ठीक है जी. और क्या सीन है. बिलावल का क्या कहना है. किसी पार्टी को कलअदम करार देने के हक में नहीं, सियासतदान की गिरफ्तारी पर जश्न नहीं मनाते. रहने दे यार. अच्छा, कल बिलावल भुट्टो ने, बिलावल शायद बहुत छोटे थे 2007 में, बिल्कुल मस्ट बी अ वेरी यंग बॉय, सो उनको शायद याद नहीं था कि 2007, 27, 28, 29 दिसंबर को कराची में क्या हुआ था. तो मुझे बड़ी हैरत हुई. उनका ये कहना है कि हमने हमारी शहीद रानी का कत्ल हो गया और हमने कोई, जैसे कहते हैं कि एक ईंट तक नहीं उठाई. मैं तो बड़ा हैरान था. मुझे बहुत ज़्यादा हैरत इस बात पे भी थी कि पाकिस्तान ने कुछ सीनियर सहाफ़ी नसीम जहरा साहिबा भी कुछ इस तरह की बातें एंडोर्स कर रही थी कि पीपल्स पार्टी को क्रेडिट देना चाहिए एंड ऑल. पता नहीं नसीम मेरे ख्याल से कराची में नहीं होती थी उस वक्त, कहाँ होती थी मुझे नहीं पता, लेकिन हमने जो सिंध में एक्सपीरियंस किया था, सिंध और कराची में, ज़ाहिर है वी ऑल रिमेंबर कि वो क्या खौफनाक चीज़ें थी. लेकिन बहरहाल सिंध असेंबली मेयर कराची का इंतखाब गैर मुंतखब शख्स भी लड़ सकेगा, तरमीमी बिल मंजूर कर दिया गया है. और भाई बहुत आला. कराची में शदीद गर्मी, पारा 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया. 3 रोज तक मौसम गर्म रहेगा. यार आज कल बहुत गर्मी थी यार, वॉज अ वेरी हॉट डे. पिछले 2 दिन से कराची में जो है ना वो काफी गर्मी पड़ रही है, और कल का दिन जो है वो खास तौर से काफी गर्म था. और कहते ही हैं कि अगले 2-3 दिन, 15 तारीख के बाद कहते हैं जी कुछ रिलीफ मिलेगा मौसम में. तब तक जो है वो आप बर्दाश्त करें. अभी लिए चलते हैं आपको टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और उसके बाद वापस आके हम एक कोई गाना वाना सुनते हैं, और फिर उसके बाद हम आज के अखबारात में खेलों के हवाले से हम बात करेंगे. ठीक है, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 7:08 is the time. In fact, जैसे चाहो जियो, नजम शिराज की आवाज आपने सुनी, बट एंजॉय द सॉन्ग. लॉन्ग टाइम, आई थिंक मुझे याद है कुछ ऐसे ही आ रहा है एक जमाने में. ये जो है
एक चाय की कंपनी ने इस गाने को ऐड किया था। मैं समझता था कि चाय की कंपनी जो है ये इस गाने की स्पॉन्सर है या उनका ये जिंगल है, लेकिन नहीं, टर्न्ड आउट टू बी द अदर वे राउंड। चलें जी आगे बढ़ते हैं। नवीद साहब कहते हैं भाई देवबंद उलमा सिर्फ मौलाना डीजल ही नहीं यार, ये आपने मौलाना डीजल वाला लफ्ज गलत यूज कर रहे हैं, शो में मुझे नहीं बोलना चाहिए, जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। अच्छा जी, नहीं जी, मैं इस पे आपकी इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ जी। इस हमारे स्कूल ऑफ थॉट का एक सर्टेन पर्सपेक्टिव रहा है, जिससे मैं तो कम से कम अपने आप को जो है ना जरा थोड़ा सा अलग ही समझता हूँ। बट बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है? अच्छा जी, गुड मॉर्निंग अदील भाई, ऑल रेडियो फ्रेंड्स फ्रॉम अ टाउन जातली नियर गुजर खान हाउस कराची, वी डिडंट मिस यस्टरडे शो। बिल्कुल, मैं वहाँ पे यानी आपने प्रोग्राम सुना है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा कराची इज वेरी हॉट एंड सिजलिंग, कराची में काफी गर्मी है। मैंने आपकी थोड़ी देर पहले खबर भी पढ़ी थी कि कराची में 40 डिग्री सेल्सियस प्लस कल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। लेकिन जो एक थोड़ी सी बचत कराची की हो गई वो ये कि जो ह्यूमिडिटी का लेवल था, हवा में नमी का तनासुब, वो थोड़ा सा कम हो गया। बिकॉज ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है तो फिर जो रियल फील्ड सिचुएशन होती है उसमें भी इजाफा हो जाता है। आज सुबह जो है वो मैं देख रहा था इनफैक्ट वेदर विजिट पे, इट सेड दैट द ह्यूमिडिटी इन कराची इज 54%, विच वॉज 2 या 3 दिन पहले तकरीबन 94%। सो बहुत अनकंफर्टेबल सीन था। लेकिन बहरहाल 2 या 3 इस वक्त जो है ये दिन है, मुश्किल गुजारते हैं इनको, लेट्स सी क्या होता है। पीर जहीर साहब ने बताना था, पीर जहीर साहब आजकल गायब हैं। इसमें जो है वो हम उनसे ज़रा चेक कर लेते हैं क्या सीन है भाई। अगर पीर साहब हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो मसला ये है कि वो ऑन द रोड होते हैं इस वक्त, और आपको पता है इंटरनेट जो है ना वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से वो उनका शायद हमसे जो है ना वो राब्ता नहीं हो पा रहा है। चलें जी, अब जरा बात करते हैं कुछ खेलों के हवाले से। और खेलों के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एक अखबार का ये लिखना है, एशिया कप के हवाले से बात की जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंतहाई इक़दाम के लिए तैयार, हाइब्रिड मॉडल का प्लान भी मुस्तरद किया गया तो एशिया कप और एशियन क्रिकेट काउंसिल दस्तबरदार हो जाएंगे। हमारी हुकूमत भी पाकिस्तानी टीम भारत भेजने के लिए रजामंद नहीं है। एशिया इवेंट के लिए हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल समझा गया तो इसका निफाज वर्ल्ड कप में भी किया जाएगा। न्यूट्रल वेन्यू ना दिया गया तो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, नजम सेठी का सख्त मौक़िफ़। ऑलराइट, लेट्स सी क्या होता है सिलसिला। लेकिन एशिया कप और गुजरते दिन के साथ आप जानते हैं पाकिस्तान ने एक हाइब्रिड मॉडल का कॉन्सेप्ट पे पाकिस्तान अग्री कर रहा था, जिसमें इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में नहीं होने थे बल्कि किसी न्यूट्रल मकाम पे होने थे। एंड सिमिलरली जब वर्ल्ड कप होता तो उसमें जो पाकिस्तान के मैचेस थे वो भी फिर न्यूट्रल मकाम पर जो है वो होने थे और इंडिया में नहीं होने थे। लेकिन बहरहाल लेट्स सी इस पे क्या रिस्पॉन्स आता है। सुनने में यही आया है कि जो दीगर एशियन बड़े बोर्ड्स हैं, जिसमें बड़ा बोर्ड जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल हैं, उन्होंने पाकिस्तान के इस आइडिया को जो है ना वो इतना सपोर्ट किया नहीं है। अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड कप, पीसीबी ने आईसीसी को शिरकत की यकीन दहानी नहीं कराई है। बेसिकली वर्ल्ड कप के इब्तदाई शेड्यूल का जो है वो एक तरफ तो बीसीसीआई ने जो है वो ऐलान कर दिया है। पीसीबी की जानिब से आईसीसी को भी भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप के हवाले से कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई है। गवर्निंग बॉडी के एक रुकन के मुताबिक पाकिस्तानी टीम को भी भारत की तरह अपनी हुकूमत से इजाजत की जरूरत होती है। ओके जी, और क्या सीन है? वनडे रैंकिंग के हवाले से बात करते हैं। भाई ये वनडे रैंकिंग में जो है वो ताज़ा तरीन रैंकिंग जो आई है, जिसमें एक एनुअल अपडेट होने के बाद जो नंबर है, बिकॉज अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान व्हेन वी लॉस्ट दैट गेम द फाइनल वनडे टू न्यूजीलैंड, तो हम पहली पोजीशन से ठक करके तीसरी पोजीशन पर आ गए थे, जिसमें इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अहेड जो है वो हो गया था। बट अब हुआ ये है कि पाकिस्तान सालाना अपडेट के बाद एक्चुअली दूसरे नंबर पर आ गया है और भारत जो है वो तीसरे नंबर पर चला गया है। सालाना अपडेट के बाद ऑस्ट्रेलिया का जो है वो पहला नंबर है और इस सालाना अपडेट के बाद 113 से 118 पॉइंट्स पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो आ गया है। ठीक हो गया जी। भारत पर मामूली, इससे पहले भारत पर पाकिस्तान को, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत ही मामूली सी सबकत इंडिया पर हासिल थी, लेकिन अब ये गैप जो है ये काफी वाइडन हो गया है। भारत तीसरे नंबर पर मौजूद है और इसके अलावा भारतीय टीम ठीक है
और कौन किसी जनूबी अफ्रीका जो है वो, इंग्लैंड 5वें नंबर पर है, न्यूजीलैंड 4थे नंबर पर है, साउथ अफ्रीका 6ठी पोजीशन पर, बांग्लादेश 7वीं, अफगानिस्तान 8वीं, श्रीलंका 9वीं, जबकि वेस्ट इंडीज 10वीं पोजीशन पर मौजूद है इन दैट रैंकिंग. ठीक हो गया जी. और क्या बात करते हैं, और ये बात करते हैं जरा कुछ फुटबॉल के हवाले से. कल यूरोपा लीग के मैचेस जो हैं वो खेले गए हैं, और यूरोपा लीग के जो मैचेस ऑफ कोर्स खेले गए हैं उसमें आपको हम बताए चलें यूवेंटस और सेविया के दरमियान मैच सिर्फ एक गोल से बराबर रहा, और रोमा वन देयर गेम अगेंस्ट द जर्मन साइड बाय लेवरकूसन. और रिमेंबर दीज आर द फर्स्ट लेग मैचेस ऑफ दीज यूरोपा कप सेमी फाइनल. और अभी क्या सीन है जनाब, या दूसरा हम बात करते हैं प्रीमियर लीग के मैचेस के हवाले से. इस वीकेंड ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट वीक, अब तो जितने भी मैचेस हो रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. अगर हम अहम मैचेस पे नजर डालें तो चेल्सी चलें, सपोर्ट बेस ज्यादा है इसलिए मैं उसको अहम मैच कह देता हूँ, वरना चेल्सी तो आपको पता है इस बार बिल्कुल भी अहम टीम नहीं है. दे विल बी होस्टिंग नॉटिंघम फॉरेस्ट. और चेल्सी जो है आप जानते हैं अभी उनके जो नए एक्टिंग मैनेजर फ्रैंक लैम्पार्ड एक बार फिर से वापस आए, उन्होंने अपनी पहली फतह हासिल कर ली थी. विल ही बी एबल टू मेंटेन दैट विनिंग मोमेंटम, बिकॉज अब एक मैच भी अगर चेल्सी जीत रहा है तो वो एक मोमेंटम तो उनका बन गया, बिकॉज जीत भी तो वो रह नहीं थे इस सीजन बिल्कुल. तो अब क्या वो नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ इसको मेंटेन करने में कामयाब हो जाएंगे. ज़ाहिर है हमें पता है नॉटिंघम अभी भी जो है वो सेफ्टी जोन में नहीं है, दे कुड स्टिल वेल बी एलिमिनेटेड टू द चैंपियनशिप. तो ये मैच वो जीतने की कोशिश करेंगे. मैनचेस्टर यूनाइटेड कल होस्ट करेगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 7 बजे वुल्व्स को, और जाहिर है जहाँ पे उनका मैच होगा उससे पहले कल जो इनफैक्ट पहला मैच होना है, न्यूकासल विल बी ट्रैवलिंग टू लीड्स, और ये मैच भी फ्रॉम द यूरोपियन क्वालिफिकेशन नंबर 3-4 की जो रेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट मैच होगा. हाउएवर द एक्चुअल फोकस जो टाइटल रेस है उसके अहम मैचेस संडे को होने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 6 बजे. एवर्टन विल बी होस्टिंग द लीग लीडर राइट नाउ मैनचेस्टर सिटी. मैनचेस्टर सिटी को जो है वो इस वक्त आर्सेनल के ऊपर 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल है, बट मैन सिटी हैज गॉट अ गेम इन हैंड. मैन सिटी का एक जबरदस्त इस वक्त जो है वो उनकी अनबीटन स्ट्रीक चल रही है. मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कि वो फरवरी के महीने से दे हैवंट लॉस्ट अ सिंगल गेम, और अभी मिड वीक में उनका मैच ड्रॉ हुआ है अगेंस्ट रियल मैड्रिड, बट स्टिल रियल मैड्रिड अवे ड्रॉ करना भी एक अचीवमेंट होती है. और रात को 8:30 बजे आर्सेनल विल बी होस्टिंग ब्राइटन देयर. सो आर्सेनल को अगर अपने कोई भी चांसेस बरकरार रखने हैं, अगर जीतने का इनका प्लान है, तो फिर दे विल ऑफ कोर्स हैव टू विन दैट गेम. उनके लिए अब कोई भी जो है वो ये पॉइंट नहीं रहा है कि जिसमें they just afford to lose any more point, because जितने पॉइंट्स इनको लूज करने थे वो ये एवर्टन, साउथहैम्पटन टाइप किस्म की टीमों, कौन है वेस्ट हैम के खिलाफ लूज कर चुके हैं अपने सारे पॉइंट्स. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक गाना भी सुनेंगे. So don't go anywhere and keep listening. यार ये गाना भी ना, इससे भी दिल नहीं भरता वैसे यार. क्या गाना बनाया, छा गए यार, बेहतरीन. चकवाल ग्रुप फीचरिंग मीशा शफी. 8:25 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. और मजेदार बात है इस वक्त मेरे व्हाट्सएप पे, देखिए भाई ट्विटर तो बंद है, ऑफिशियली बैन है, इसलिए हम मुल्क के किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते, चाहे हम उसे जितने भी डिसएग्री करते हों और इसको एक बदतरीन मिसाल समझते हो फैशिज्म की. लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं. नुमान यूसुफ और यूसुफ नवाब का ऊपर नीचे मैसेज मेरे पास तक व्हाट्सएप में आया हुआ है. क्या बात है. नुमान यूसुफ क्या बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, वन ऑफ द बेस्ट कोक स्टूडियो सॉन्ग्स. वैसे yesterday it came up multiple times in the show that since Twitter is banned in Pakistan we cannot use it in the show. Got me thinking, has there been any official notification to that effect? That's actually a very valid point. I mean, I haven't seen any official notification, but the government has told PTA to tell the internet service providers to block access to the 2-3 sites. आपको पता है कि पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में कल एक केस मूव किया गया, एक पिटिशन मूव की गई कि खुदारा इंटरनेट की बंदिश को बंद करें. पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है, इसका डेली बेसिस पे नुकसान हो रहा है. फ्रीलांस वर्कर्स एंड ऑल जो काम कर रहे हैं, उस केस की समाअत अब 22 मई को जो है वो होने वाली है. यानी 11 दिन की डेट दे दी उन्होंने. छा गई हमारी कोर्ट,
somebody take this matter to Supreme Court for God's sake यार. लेकिन नुमान ने एक बड़ी मजेदार बात की और बड़ी मजेदार उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है. अगर आप लोग जाके इस वक्त ट्रेंडिंग इन नेदरलैंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है नेदरलैंड्स हम पाकिस्तानियों की इस वक्त एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनी हुई और लग रहा है तमाम पाकिस्तानी वर्चुअली इस वक्त नेदरलैंड्स पहुंचे हुए हैं. तो इस वक्त नेदरलैंड्स में जो है जो ट्रेंड कर रही हैं चीजें, नेदरलैंड्स में ट्रेंड कर रहा है इमरान खान. इमरान खान हमारी रेड लाइन, लाहौर पाकिस्तान, निकलो खान की जिंदगी बचाओ. यानी डच लोग भी कह रहे होंगे कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, ये हो क्या गया है यार ये. लेकिन बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. यूसुफ नवाब साहब कहते हैं मैंने इंस्टाग्राम आई लॉग्ड इन बिफोर डॉक्टर फरा. अजीब सीन है वैसे. ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका एल्गोरिथम किस तरह काम करता है. अच्छा जी, हमारे मुल्क का अजीब निज़ाम है, खजाना खाली है मगर फिर भी वजीर खजाना रखा हुआ है. शायद ऑडियो वीडियो वजीर खजाना हमारे ये कौन है, एहसन जामी साहब का ये मैसेज आया है. यार हमारे वजीर खजाना इस वक्त तो रखे हुए हैं सिर्फ IMF को भरम कराने के लिए. मैं सुबह भी ये बात कर रहा था ना कि ऐसा लग रहा है कि IMF एक कासा लेके, एक प्याला लेके, फकीर जो पकड़ा हुआ होता है ना प्याला लेकर हमारे दरवाजे पे खड़ा हुआ है पैसों से भरा हुआ कि खुदा के लिए पैसे ले लो. हमारे विसाख डार कह रहे हैं जाओ. उन्होंने तो कल बोल दिया, उन्होंने कहा यार मुआहिदा करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो. यानी उस बंदे को इस बात का, इसकी इस इटालियन कपड़े पहनने वाले अमीर मिलियनेयर इंसान की ईगो इतनी ज्यादा है कि उसको पाकिस्तान की इकोनॉमी की कोई परवाह नहीं है. इसके लिए अपनी ईगो सिर्फ जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. सो बहरहाल चलें जी, क्या कहा जा सकता है. अच्छा जी, अदिल भाई क्वेश्चन अराइज, लिसनर्स इंटरनेट पर सुनते हैं या डेटा पे उनकी लिसनरशिप एंड पार्टिसिपेशन तो रह जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 4G वाले सोशल नेटवर्किंग एड्स का क्या करना है. मैं तो कहता हूँ ये सारे मोबाइल मिलके ना कंपनियां सरकार पे सूख कर दें, केस फाइल कर दें फॉर द कॉम्पनसेशन एंड डैमेजेस. कर दें ये केस फाइल, अगर नहीं आता बंद कर दें. क्या ख्याल है यार, कोई इनको भी कुछ तरह थोड़ा सा ना, मैं समझता हूँ कि अब आमिर इब्राहिम साहब को सिर्फ ट्वीट्स करने के अलावा भी कुछ करना पड़ेगा अब यार. इससे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनको यार. ये बंद कर दिया इंटरनेट, जब दिल चाह बंद कर दिया. तीसरा दिन आज होने वाले हैं यार. क्या मजाक है सीरियसली यार. प्लीज ये बकवास मत कीजिएगा कि इससे पहले भी दुनिया रही. भाई चल अब नहीं रहती दुनिया यार. आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं सख्त जबान यूज कर रहा हूँ लेकिन. अच्छा जी, व्हेन विल सिग्नल बी रिस्टोर्ड. आपको कहीं मेरी ऐसी बात से लग रहा है ANM के मुझे पता है कि सिग्नल्स कब रिस्टोर होने वाले हैं. अदिल भाई आज पानी का बुलबुल ओरिजिनल याकूब वाला वर्जन प्ले कर दें. अदिल भाई जबरदस्त, नाइस सॉन्ग प्लेइंग, इश्क आप भी अवल्ला. फरी सरफराज कहती हैं थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस गाने को पसंद किया. और क्या सीन है जनाब वाला. शहजाद नियाज साहब सब लिस्टर्स को सलाम कहते हैं. ठीक है चलो जी, ये हो गए मैसेजेस. अभी कोई बंदे ने मुझे भेजे. भाई आप भाम साहब, आपकी नीयत बहुत अच्छी है लेकिन आप टॉप 10 ट्रेंड्स भेजा. हाँ अब आपने सही भेजा ना, टॉप 10 ट्रेंड जबरदस्त. आप उन्होंने भाप लिया कि अदील अब 8:30 होने वाले हैं. अब वो पाकिस्तान से बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, फिजिकली बाहर बैठे हुए हैं, उनसे कहेंगे कि पाकिस्तान के टॉप ट्रेंड्स. आपने कराची के ट्रेंड्स भेज दिए मुझे यार. बट चले कोई बात नहीं. पाकिस्तान के ट्रेंड, पाकिस्तान के ना आपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स भेज दिए थे और कराची के आपने नंबर वाइज भेजे हैं 1 to 10 जो होते हैं ना, जो मैं प्रोग्राम में जनरल यूज कर रहा होता हूँ. I was नाजम शिराज विद मैनू तेरे नाल हो गया प्यार. क्या बात है, सिंपल सिंपल सी शायरी. चले जी जल्दी से अब प्रोग्राम के आखिरी 2 लिंक्स की तरफ हम आ गए. और मैंने आपको कहा था कि 14 मई इलेक्शन होने. हमारे यहाँ तो नहीं होने इलेक्शन, जाहिर है हमारे यहाँ तो आइन टूट रहा है 14 मई को. लेकिन दुनिया के 2 ममालिक हैं जहां पे 14 मई को इलेक्शन होने वाले हैं. और मैंने कहा था कि जरा जानने से पहले मैं आपको इन दोनों ममालिक के जरा इलेक्शंस के हवाले से बात करके जाऊंगा. बाय द वे मैं जब इंशाल्लाह अब व्हेन आई विल बी बैक ऑन मंडे तो फिर हम 3 इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे. पाकिस्तान का इलेक्शन अभी भी बात नहीं होगी. वी विल टॉक अबाउट द टर्किश इलेक्शंस के रिजल्ट्स हमारे सामने कुछ आने शुरू हो जाएंगे. वी विल टॉक अबाउट द थाईलैंड के इलेक्शन. नाउ व्हाई थाईलैंड, व्हाई आई एम सो इंटरेस्टेड इन थाईलैंड. मैं इस पे मैं अभी केस बनाता हूं अपना मैं. और तीसरा विल टॉक अबाउट द कर्नाटका इलेक्शन एज वेल, बिकॉज कर्नाटका मैंने थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड आपके साथ शेयर किया था इस हफ्ते के आगाज में, जहां पे परसों पोलिंग हुई है. और उसके बाद जो एग्जिट पोल हुए हैं उसमें एग्जिट पोल देखने के बाद बज़ाहिर ऐसा लग रहा है दैट बीजेपी इज गोइंग टू सफर अ बिग डिफीट देयर. और नरेंद्र मोदी के लिए काफी परेशान कुन सूरत हाल होने वाली है बिकॉज एग्जिट पोल्स के मुताबिक
इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी जो गांधी फैमिली की जो जमात है, दे हैव बीन डूइंग रियली वेल. तो इसका रिजल्ट कल आएंगे, 13 तारीख को इसके रिजल्ट आएंगे, तो मंडे को हम उसको भी नजर डालेंगे कि होता क्या है. अब क्या सीन है जी, अब बात करते हैं थाईलैंड के इलेक्शन. अर्दोगान साहब पे मैं इस ब्रेक के बाद आऊंगा, छोटा सा ही ब्रेक है, उसके बाद आके हम पूरा लिंक अर्दोगान साहब पे देंगे, गाना भी कोशिश करेंगे नहीं चलाएं. अभी बात करते हैं थाईलैंड के हवाले से. थाईलैंड एक वैसे तो बड़ा खूबसूरत मुल्क है, हम पाकिस्तानियों को एक जमाने में फेवरेट मुल्क हुआ कि जिसको देखो मुंह उठा के थाईलैंड जा रहा है. उसके बाद फिर थाईलैंड को हमने डिवोर्स किया, हम तुर्की जाना शुरू हो गए. अब हमने तुर्की को भी छोड़ दिया, अब हम सब उम्रा करने जा रहे हैं, जिसको देखो उम्रा करने जा रहे हैं. मैं तो बड़ा हैरान हो जाता हूं. मैं ट्विटर पे तो इतना पता नहीं चलता, मैं फेसबुक पे जब कभी कभार जाता हूँ टाइम लाइन में, मुझे ऐसा लगता है मेरी आधी फ्रेंड्स जो हैं वो इस वक्त या तो उम्रा करके आ गए हैं, या उम्रा करने जाने वाले हैं, या उम्रे पे मौजूद हैं इस वक्त. तो थाईलैंड से हमारी पाकिस्तानियों के जो है ना वो बड़ी रगबत रही है, बिकॉज एक जमाने में इट हैज रिमेन्ड अ वेरी फेवरेट पार्टी स्पॉट फॉर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज. लेकिन थाईलैंड आपको पता है कि एक मोनार्की है और एक वहां पे बादशाहत है, और बादशाहत के साथ और बादशाह सलामत की एक जमाने में उनके जो बादशाह हुआ करते थे, उनका नाम था पोमीपोल एडोल्यूडिच. ये जब इनका इंतकाल हुआ आपसे कुछ साल पहले, तब तक ये दुनिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क हुआ करते थे. दुनिया के सबसे ज्यादा लंबे अरसे इन्होंने हुक्मरानी किया किंग पोमीपोल ने. और अच्छा, उनकी ना बड़ी इज्जत. थाईलैंड में आप कभी जाएं, टैक्सी वैक्सी में बैठे ना, तो आपको बादशाह सलामा की तस्वीर नजर आएगी, दुकानों में आपको तस्वीर नजर आएगी. और कहते ये हैं कि बादशाह का बड़ा रोब था, बादशाह के खिलाफ बात नहीं कर सकते थे. बादशाह सलामत वहां पे थाईलैंड में बादशाह सलामत और मिलिट्री के दरमियान एक बड़ा जबरदस्त किस्म का गठजोड़ था. और थाईलैंड हैज अ हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री रूल बाय द वे. इस वक्त भी थाईलैंड इफेक्टिवली इज अंडर अ मिलिट्री गवर्नमेंट. ऑलराइट, वहां पे मिलिट्री का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है. और तो अब क्या हुआ ये कि पिछली सदी के इख्तिताम की बात करूं, या मैं बोलूं कि जिसे कहते हैं कि इस सदी के आगाज की बात करूं, थाईलैंड में एक आई थिंक इट वाज 1998 इनफैक्ट एक नई पार्टी वजूद में आई जिसका नाम था टाई राक टाई. राइट, टाई राक टाई. उसके जो फाउंडर थे उस पार्टी के, उसका नाम था टैक्सिन शिनावाट. ऑलराइट, टैक्सिन शिनावाट वाज अ टेलीकॉम बिलियनियर. ओके जी, थाईलैंड में. तो उनकी जो पार्टी है टैक्सिन शिनावाट, उसका नाम था टाई राक टाई. वो पार्टी जो है वो 1998 में उसने इलेक्शन लड़ा एंड दे स्वेप्ट द इलेक्शन. स्पेशली टैक्सिन शिनावाट जो है, ही वाज एबल टू अपील टू द नॉन अर्बन सेंटर्स ऑफ थाईलैंड, बिकॉज थाईलैंड में जो इकोनॉमिक ग्रोथ 1990s में देखने में आई थी, बिकॉज याद रहे दैट थाईलैंड में 97 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, थाईलैंड वाज वन ऑफ द कंट्रीज जहां से एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस का आगाज हुआ था, जब उनकी थाई बात की करेंसी जो है वो बुरी तरह गिरी थी. थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, अगर आपको याद हो, साउथ कोरिया, ऑल दीज कंट्रीज सफर्ड मैसिवली बिकॉज ऑफ द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस. तो ऐसा लगता था कि जो थाईलैंड में जो रिच थे दे वर नॉट दैट इफेक्टेड, लेकिन जो पेजेंट्स थे या वहाँ के जो बेचारी जो गरीब तबका था एंड ऑल, उनकी बात कोई नहीं कर रहा इन तमाम हालात की वजह से. तो टैक्सिन शिनावाट जो हैं उन्होंने उनके लिए कैंपेन चलाई एंड ही वन द इलेक्शन. एक लैंडस्लाइड इलेक्शन के बाद वो जीतने में कामयाब हो गए. द आर्मी वाजंट दैट हैप्पी विद दैट, बिकॉज जाहिर है एक पॉपुलर लीडर के आने के, एक जमहूरी पॉपुलर लीडर आने की वजह से मिलिट्रीज जहां पे अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करना चाहती हैं. नाउ ओके, इन तमाम डिस्कशन का किसी और मुल्क के हालात और वाकयात के साथ ममासलत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है. तो फिर हुआ ये कि टैक्सिन शिनावाट को इलेक्शन हुआ, ही गॉट री इलेक्टेड. ओके, लेकिन उनकी जो 2006 में जो गवर्नमेंट थी, इट वाज डिपोज्ड बाय अ मिलिट्री कू. बल्कि ना सिर्फ उनकी गवर्नमेंट को एक मिलिट्री कू के बाद डिपोज कर दिया गया था, बल्कि जो उन्होंने पार्टी बनाई थी जिसका नाम टाई राक टाई था, उस पार्टी को भी डिसॉल्व कर दिया गया, उसको इलीगल करार देकर उस पार्टी को खत्म कर दिया गया. और जो टैक्सिन शिनावाट थे, जो फाउंडर थे इस पार्टी के, दैट टेक बिलियनियर, दैट टेलीकॉम बिलियनियर, ही वो भाग गए मुल्क से अपने. आई थिंक ही मूव टू किसी और मुल्क में जाके उन्होंने रहना शुरू कर दिया. बट दैट डिड नॉट मीन दैट पीपल ऑफ थाईलैंड, आप पॉपुलर लीडर्स को इस तरह आप साइडलाइन नहीं कर सकते. और हुआ ये कि उन्होंने एक और पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने कुछ बदल के कुछ और रख लिया पार्टी का. और जो सक्सेसर पार्टी थी उसको भी थाईलैंड की जो टॉप कोर्ट थी उसने 2008 में बैन कर दिया. और हुआ ये कि ये जो है फिर उन्होंने फिर एक और पार्टी बनाई. ओके जी, उस पार्टी को हेड कर रही थी टैक्सिन शिनावाट की बहन जिनका नाम था यिंगलक शिनावाट. ऑलराइट जी, 2011 में इलेक्शन हुए.
शी won a landslide as well. लैंडस्लाइड से मुराद ये कि कोई मुकाबिल ही नहीं दूर तक 2011 में. लेकिन शी टू वॉज डिस्क्वालिफाइड बाय द कोर्ट्स इन थाईलैंड. और उनका फिर मुल्क में एक और कू हो गया. कोर्ट्स ने उस कू को जस्टिफाई कर दिया. एंड यिंगलाक चिनावाट लाइक हर ब्रदर ऑल्सो एस्केप फ्रॉम. वो लिटरली भाग गई थी वहां से और वो फिर अचानक नमूदार हुई मुल्क से. वो भागने में कामयाब हो गई. वोट से मैंने सुना है कुछ गई थी. कुछ मुझे इस तरह की स्टोरी याद आ रही है. मैं पढ़ूंगा दोबारा से इसको. अच्छा, अब क्या हुआ कि उन्होंने अपनी एक नई पार्टी जो बनाई थी उसका नाम रखा था प्यू टाई. ऑलराइट, टाई तो खत्म कर दी थी. कोर्ट्स ने बैन कर दिया था उसको. फिर एक नई पार्टी है जिसका नाम था प्यू टाई. 2019 में इलेक्शन हुए. फिर दोबारा जो है वो इलेक्शन जीतने में ये पार्टी कामयाब हो गई. लेकिन मुल्क की मिलिट्री जुंटा और बादशाह सलामत उन्होंने डिसाइड ये किया कि इनको हुकूमत नहीं बनाने देनी. तो उनको हुकूमत नहीं बनाने दी गई और एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो लाके थाईलैंड के ऊपर इम्पोज कर दी गई. अब थाईलैंड में 14 तारीख को एक बार फिर इलेक्शंस होने वाले हैं. और अब जो इलेक्शंस में जो पोल्स हुए हैं उससे अंदाजा ये हो रहा है दैट प्यू टाई यानी टक्सिन शिनावाट की पार्टी फिर दोबारा इलेक्शन जीतने वाली है. और इस बार उनकी पार्टी को जो लीड कर रही हैं वो टक्सिन शिनावाट की छोटी बहन है जिनका नाम पेटोंगटान है. ये नाम इनके ऐसे ही होते हैं, अब क्या करें. वो इस पार्टी को लीड कर रही हैं. और she is heavily pregnant by the way and she is running the campaign and all which is giving all the sympathy. वो sympathy वाला फैक्टर भी ज़ाहिर है इसमें ऐड हो जाता है. और उसमें जो है सुना है जी बड़ी जबरदस्त इन्होंने जो है वो ये कैंपेन चलाई है इस पार्टी ने एक बार फिर से इन इलेक्शन के लिए. और अच्छी मजेदार प्रोमिस भी उन्होंने किए. उन्होंने कहा है कि जी मिनिमम वेज बढ़ाने की बात की और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हर किसी के डिजिटल वॉलेट में 10,000 भात जो हैं वो डाले जाएंगे. नॉट बैड एट ऑल. अच्छा जी, चलें जी, ये हो गया सिलसिला. तो अब ये इलेक्शंस जो है ये होने वाले हैं. इस वक्त इनका एक नई पार्टी भी मुल्क में आ गई है जो जरा नौजवानों को उसने काफी इफेक्ट किया है. लेकिन हो ये रहा है कि इलेक्शन अब होने वाले. इस पार्टी के बावजूद जो जितने ओपिनियन मेकर्स हैं और सारे लोग हैं उनका यही ख्याल है कि टक्सिन शिनावाट की जो पार्टी है जिसका नाम जो नई पार्टी प्यू टाई के नाम से उन्होंने बाद में बनाई थी वो एक बार फिर से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएगी. सो आई रियली लाइक द टाइटल जो बीबीसी ने इसकी कवरेज की हुई है. उसका टाइटल यही है द पार्टी दे जस्ट कांट स्टॉप विनिंग. यानी वो पार्टी जिसको वो जीतने से नहीं रोक पा रहे हैं. यानी मैंने आपको थाईलैंड की तकरीबन कोई 25 साल की तारीख की बताई, सियासी तारीख, और तमाम तर मिलिट्री रूल के बावजूद मिलिट्री और कोर्ट्स की आपस में कनाइवेंस के बावजूद वो इस पार्टी को मकबूलियत उसकी नहीं कम कर पा रहे हैं. अब इलेक्शन क्या होते हैं 14 को, लेट्स सी. एनीवे, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. वापस आके विल टॉक अबाउट अनदर इलेक्शन व्हिच इज द टर्किश इलेक्शन. ऑलराइट, तो मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. चलें जी, एक इलेक्शन की तो बात हो गई. अब हम बात करते हैं दूसरे इलेक्शन के हवाले से विच इज तुर्किया जुमूरियती. ऑलराइट, टर्की के इलेक्शन होने वाले हैं 14 तारीख. थाईलैंड के इलेक्शन को तो हम पाकिस्तानी को इतना ख्याल नहीं है. हम ज़ाहिर है मुझे पता है आप में तो कुछ शरारती लोग पाकिस्तान और थाईलैंड के हालात की ममासलत ड्रॉ करना चाह रहे होंगे. लेकिन खैर थाईलैंड तो बहुत आगे निकल गया यार. मुझे याद है जब हम जिंदगी में पहली बार थाईलैंड गए थे, थाई भात और पाकिस्तानी रुपये की एक वैल्यू हुआ करती थी. अब सोच रहा मैं कितनी पुरानी बात कर रहा हूँ यार. उस वक्त बैंकॉक इतना ग्रो अप भी नहीं हुआ था और इतना तो डेवलप भी नहीं हुआ था और काफी गंदी जगहें वहाँ बैंकॉक में नजर. नहीं, गंदी से मुराद वो वाली गंदी नहीं, यानी अब वो फैमिली के साथ गए थे हम लोग यार. लेकिन वो वाली गंदी के जिसमें वो गंदगी कटर बह रहा है. मुझे याद है वहाँ पे एक गंदा सा नाला बह रहा होता था. हम अक्सर हमारे अब्बू ने उस जगह का नाम, अब्बू ने कहा था इसका नाम है दरिया गू. एनीवे यार, हमारे अब्बा के जोक्स भी. एनीवे, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी नाम सुना होगा आपने, आख पार्टी. जी हाँ, रजब तैयब एर्दोगान साहब की जो पार्टी है उसका नाम है आख पार्टी. और अदालत व खलखिनमा पार्टी सी, ये उनकी पार्टी है. इसका मतलब जस्टिस एंड डेवलपमेंट यानी तरक्की और इंसाफ, तहरीक इंसाफ व तरक्की, ये उनकी जो है पार्टी का नाम है. अब सीन क्या हुआ है? सीन ये हुआ है कि ये पार्टी अपनी एग्जिस्टेंस का सबसे कड़ा इम्तिहान फेस करने वाली है 14 मई को, विच इज परसों. और एक ऐसा इलेक्शन आने वाला है कि जिसमें जाते हुए पहली बार मिस्टर रजब तैयब एर्दोगान इज ट्रेलिंग इन द पोल्स. ओके, पोल्स में ही इज एक्चुअली बिहाइंड, वो पीछे. वरना जनरली ही हैज बीन सच अ पॉपुलर लीडर सिंस द टर्न ऑफ दिस सेंचुरी
कि वाकई कोई उनके मुकाबले में कोई आता ही नहीं था. अच्छा, आपको पता है कि जिस तरह मैं टाक्सिन शिनावार्ड का बता रहा था, टाई राक टाई, और वो फिर नाम चेंज होकर उसका जो टू ताई कर दिया. तो ये जो उर्दवान साहब है, आपको पता है ये भी जो इनकी जो पार्टी है आक पार्टी, ये भी पहले इट इज द ऑफशूट ऑफ अनदर पार्टी जिसका नाम इस्लामिक रफा पार्टी था. और नजमुद्दीन अरबकान जो है वो 1990s में कुछ अरसे के लिए वहां के प्राइम मिनिस्टर बने थे. फिर तुर्की की जो सेक्युलर अदालतें और उनकी जो फौज है उन्होंने इनको फारिग कर दिया था, नजमुद्दीन अरबकान साहब को. लेकिन उनकी सियासी मूवमेंट, पॉपुलर सियासी मूवमेंट जिस तरह खत्म नहीं कर दी जाती है अगर कोई समझ रहा है कि उसको सप्रेस कर दिया जाए, तो उर्दवान साहब उसकी एक बेहतरीन मिसाल है. आई मीन ही बिकेम द मेयर ऑफ इस्तांबुल और फिर उसके बाद जो है ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की. नाउ एक जनरेशन टर्की, आई मीन एंड रजब तैयब एर्दोगान, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू हिम. लाइक मैं अक्सर ये जिक्र करता हूँ कि जब हम जिंदगी में पहली बार लेट 90s में हम टर्की गए थे तो हम वहाँ पे इन्फ्लेशन देख के हैरान रह गए थे, परेशान रह गए थे. Erdogan, when he came into the parliament, he became the prime minister. उसने कहा मुझे किसी से फटा नहीं करना. My focus, I've got just one focus right now, and that is fixing the economy of Turkey. So Turkey में जो ट्रिपल डिजिट्स में उनके यहाँ इन्फ्लेशन हुआ करता था, he brought it down to single digits. नई करेंसी वो न्यू टर्किश लीरा लेकर आए. डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन बूम टर्की में आया. और इसमें कोई शक नहीं है दैट टर्की डेवलप्ड इमेंसली इन द 20 years rule of Recep Tayyip Erdogan. लेकिन things started to change, okay, especially after 2016. In fact, even before 2016, the secular जो टर्की में थे, because आपको पता है कि एर्दोगान साहब इस्लामी सोच रखने वाले आदमी हैं और तुर्की क्योंकि मुस्तफा कमाल पाशा था तुर्क के उस इनकलाब के बाद से, और जो रिपब्लिक बना था जब सल्तनत उस्मानी का खात्मा हुआ था एंड दे बिकेम रिपब्लिक, टर्की की जो कोर एसेंस थी वो सेक्युलरिज्म पे थी और उनकी जो मिलिट्री थी दे वर द कस्टोडियन, दे वर द गार्जियंस ऑफ द सेक्युलरिज्म. और टर्की वाज अ प्रीटी लिबरल कंट्री, वी ऑल नो अबाउट दैट. इट स्टिल इज अ लिबरल कंट्री, आई मीन कंपेयर्ड टू मेनी अदर इस्लामिक कंट्रीज दैट वी नो. सो हुआ ये कि जी वहां पे उन्होंने तब्दीलियां लाना शुरू की, तो फिर जाहिर है एक मुल्क का एक सर्टन तबका खुश नहीं था. लेकिन फिर भी ओवरऑल the Turkish were happy with him. He kept on winning the elections. The West were okay with him because he was a pretty practical guy and all. लेकिन अब जो सीन हो रहा है, अब जो सिंपल हो रहा है सीन, वो ये हो रहा है कि 2016 में जो मिलिट्री कू आया उसके बाद से एर्दोगान साहब का मिजाज जरा बदल गया. ओके जी, सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने ही मेड प्रेसिडेंट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन. वरना तुर्की में प्रेसिडेंट जो हुआ करता था वो एक बड़ा वीक था. हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंसी एक वीक था. उन्होंने पार्लियामेंट की पावर कम की एंड ही मेड प्रेसिडेंट द एब्सोल्यूट. उसके बाद बड़ी पावर्स आ गई थी, को डिसमिस एनीवन एंड ऑल फलाना. एंड हुआ ये कि पिछले कोई 3 से 4 साल में तुर्की की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है हैज बीन प्रीटी बैड. द इन्फ्लेशन इज बैक ऑन. तुर्की में अभी जो इन्फ्लेशन का नंबर आया दैट्स 44%. यार तो सोच के भी अफसोस होता है, हमारे अपना 37-38% आ गया, ये लोग जहाँ पे हम इस मुल्क को ले आए. लेकिन खैर एनीवे, तुर्की में 44% इन्फ्लेशन है. द प्राइसेस आर स्काई, द करेंसी इज फॉलिंग डाउन बैडली. और जो सबसे परेशान कुछ बात है वो ये कि एर्दोगान साहब एक बड़ी अनऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं. यानी वो इंटरेस्ट रेट्स को कम कर रहे हैं बढ़ाने के बजाय इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में. ज़ाहिर इन्फ्लेशन इस तरह कंट्रोल में नहीं आएगा. अब उनका जो मुकाबला होने वाला है जिस शख्स के साथ, नाउ ही इज अ 74-year-old गाय, वो 74 साल के वो आदमी है एंड ही इज लीडिंग अ वेरी ट्रेडिशनल पार्टी. CHP has been around for many decades in Turkey. और जो साहब हैं, he's a former bureaucrat. His name is Kemal Kılıçdaroğlu और जो कि ऑफ कोर्स एक ब्रॉड ऑपोजिशन पार्टीज का अलायंस है जिसको वो लीड कर रहे हैं. और जाहिर है ही रिप्रेजेंट्स द सेक्युलर वैल्यू ऑफ टर्की. यानी जो CHP से पहले जो हुक्मरान उनके रहे, 90s में इनकी हुकूमत वगैरह आती रही है. दे हैव बीन प्रीटी कहते हैं कि लिबरल वैल्यूज रखने वाली ये पार्टी है. अब इसमें जाहिर है दुनिया की नजरें तुर्की के इलेक्शन में इसलिए हैं बिकॉज टर्की इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री. इट इज अ मेंबर ऑफ नेटो, वी नो दैट. लेकिन ये नेटो का वो मेंबर है जिसके रूस और चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं. तो दुनिया ये नजर डाल रही है, जाहिर है द वर्ल्ड वुड लाइक टू सी, द वेस्टर्न वर्ल्ड सॉरी वुड लाइक टू सी कमाल Kılıçdaroğlu winning the election and Erdogan losing that. दूसरा कमाल साहब ने जो वादा किया है वो ये किया है कि वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की तरफ एक बार फिर से वापस आएंगे और एर्दोगान
जिसने सेंट्रल बैंक को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है. अपने शायद दामाद को मेरे ख्याल से उन्होंने पता नहीं वजीर खजाना बना दिया था या सेंट्रल बैंक अपने बेटे को बना दिया था, क्या किया था. जो टिपिकल वो कहते हैं ना, जब यू बिकम प्रीटी कॉकी व्हेन यू बिकम वेरी पावरफुल, तो वही एक प्रोसेस से जो है ना वो गुजरे. वो अक्सर कहते हैं ना, यू डाई अ हीरो और यू लिव इनफ टू बिकम अ विलन. तो ये आई एम सॉरी, मुझे पता है उर्दुवान से हम पाकिस्तानियों को कुछ ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन तुर्की में ही इज नॉट एज पॉपुलर एज ही यूज्ड टू बी लॉन्ग टाइम बैक. अच्छा जी, 2 दिन पहले एक और खबर आई है, और जो एक और खबर आई है वो ये आई है कि एक पार्टी है, एक छोटी कैंडिडेट, देयर वर 4 मेन कैंडिडेट्स हु आर कंपीटिंग बाय द वे. सो अगर किसी भी कैंडिडेट को 50% वोट्स के ऊपर मिल जाते हैं, सो ही बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, राइट. हाउएवर अगर कोई भी कैंडिडेट 50% वोट नहीं ले सकता, तो टॉप 2 के दरमियान देयर इज गोइंग टू बी अ रन ऑफ. हुआ यह है कि एक कैंडिडेट थे महरम इंचे, और ये इंचे साहब जो हैं वो 2 दिन पहले इलेक्शन से बैक आउट हो गए हैं. अच्छा, इसमें कहा यह जा रहा है कि इसका नुकसान उर्दुवान साहब को होगा, बिकॉज इंचे साहब जो हैं ये भी उर्दुवान के अगेंस्ट थे, और उनके जो वोटर्स हैं अब वो करिश दारोगलू साहब को जो है वो जाके वोट दे रहे होंगे. सो प्रीटी इंटरेस्टिंग इलेक्शंस, बहुत कांटे का इलेक्शन ये हो सकता है. और अब संडे को इलेक्शन है, आई थिंक मंडे को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब वापस आएंगे तो वी बी टॉकिंग अबाउट 3 इलेक्शंस देन. वैसे तो हमें पंजाब के इलेक्शंस के रिजल्ट की भी बात करनी थी, लेकिन वो तो आपको पता है आइन टूट रहा है, पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं हो रहा है. लेकिन बहरहाल चलें जी, आई एम विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. मे दिस वीकेंड बी पीसफुल, गुड एंड उम्मीद अफजा एक वीकेंड हो पाकिस्तान के लिए. हमारी दुआएं, ठीक है, आप नमाज पढ़ते हैं ऑल, तो पाकिस्तान के लिए फॉर अ चेंज दुआ करके देखें. अल्लाह ताला दुआएं सुनता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है. मंडे मॉर्निंग मिलते हैं. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.